औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन कॉलरिज का बायोग्राफी लिटरेरी जो बुक है उसका डिस्कस करने जा रहे हैं और इसका चैप्टर नंबर 14 पैराग्राफ नंबर 5। Had Mr. Wordsworth's poems been the silly, the childish things which they were for a long time described as being, वो कहता है कि अगर वर्ड्सवर्थ की पोएम्स जो थी वो सिली थी यानी कि बचकाना बेवकूफ़ाना थी और बचकाना थी, तो जिस तरह से बहुत लंबे अरसे तक उनके बारे में समझा जाता रहा, यानी कि इसका मतलब ये है कि लोग समझते रहे होंगे उस ज़माने काफ़ी अरसे तक लोगों ने समझा होगा, क्योंकि ये जो है 1798 में लिख रहा था, लिखी थी लिरिकल बैलेड्स इन्होंने, और उसके बाद जो है 1800 में उसका प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेड्स लिखा था और ये तकरीबन 1817 में लिख रहा है आफ्टर 17 ईयर्स। तो थोड़ी बहुत डेट्स का आपको डिफरेंसेस भी हो सकता है, मिल जाए कि 1802 मिल जाए आपको डेट प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेड्स की, कहीं 1800 मिल जाए, तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आपको मिल सकते हैं कहीं ना कहीं। Had long been for a long time described as being, had they been rarely distinguished from the compositions of other poets merely by meanness of language and inanity of thought। वो कहता है कि अगर ये डिस्टिंग्विश की जाती कंपोजिशन से, बाकी कंपोजिशन से, इनको नुमाया समझा जाता, नुमाया किस बेस पे कि मीननेस ऑफ थॉट, के थॉट जो था बहुत ही मीन था, बहुत ही जैसे कहें कि लोअर लेवल का थॉट था, बहुत ही बेस पे था थॉट, यानी कि बेस थॉट्स जो थे बिल्कुल, जो जिनमें कोई हाईली एलिवेटेड, जिस तरह मिल्टन की थीम जो थी हाईली एलिवेटेड थी, कि पैराडाइज लॉस्ट जो उसने लिखी थी जॉन मिल्टन ने, तो ये इसके हिसाब से मीननेस ऑफ थॉट, मीननेस ऑफ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज इटसेल्फ भी जो है मीननेस है, कि लैंग्वेज जो है वो पुराने ज़माने में जो यूज़ की जाती थी लैंग्वेज, दैट वाज द लैंग्वेज ऑफ द हायर क्लासेस ऑफ सोसाइटी, और वो पढ़े लिखे लोगों की लैंग्वेज थी। क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन राइटर्स को फॉलो किया जाता था, जिस तरह दांतेस डिवाइन कॉमेडी है, या होमर्स इलियड एंड ओडिसी है, वर्जिल्स एनियड है, तो ये जो बुक्स लिखी गई थी पुराने ज़मानों में, तो उन पोइट्स को फॉलो करते हुए अलेक्जेंडर पोप ने जो है वो लैंग्वेज वही होती थी, उसी तरह से फ्लावरी लैंग्वेज है, जिसमें पोइटिक लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। तो वर्ड्सवर्थ ने पोइटिक डिक्शन का एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिया था, जो मैं बता चुका हूँ, आप उसको जाके पिछले लेक्चर्स में प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स में सुन सकते हैं। तो मीननेस ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज जो बहुत बेस और मीन लैंग्वेज है, एंड इनएनिटी ऑफ थॉट, तो वो कहता है कि इनएनिटी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आपकी मीनिंग और सेंस ना बन रही हो किसी चीज़ की, जैसे लैक ऑफ सेंस एंड मीनिंग, तो इनएनिटी ऑफ थॉट। तो वो कहता है कि उसकी जो जो थॉट्स हैं, उसके जो पोएम्स के अंदर थॉट्स थे, उनके बारे में ये कहा जाता रहा था, अगर वो ऐसी होती, क्या कहा जाता रहा था कि उनका, उसके अंदर कोई सेंस नहीं बनती उसके थॉट्स की, और साथ ही साथ जो है उसका मीनिंग जो है वो कोई मतलब नहीं निकलता उसकी पोएम्स का। और यही चीज़ आपको मिलती है मर्चेंट ऑफ वेनिस में, जिस तरह से एक जगह पे वहाँ पे डायलॉग है जिसमें वो कहता है, एक कैरेक्टर जो है, कि इस बंदे की बात जो है वो गंदम के जो भूसा है, यानी कि जिसमें तूड़ी होती है या गंदम का भूसा जो होता है, उसके अंदर एक गंदम के दाने की तरह है, कि अगर वो अव्वल तो वो दाना आपको मिलेगा नहीं, और अगर मिल जाएगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी एक दाने की। तो इसी तरह से ये पॉइंट जो है ये आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। Had they indeed contained nothing more than what is found in the parodies and pretended imitations of them, वो कहता है अगर उनमें वही चीज़ें होती जो कि लोगों ने पैरोडीज़ बनाई, वर्ड्सवर्थ की पैरोडीज़ का एक मजाक उड़ाने के लिए कोई उसके बारे में वैसे ही कुछ लिख दिया, तो पैरोडीज़ में कुछ ऐसा जो पैरोडीज़ बना दी जिसमें, या फिर जो है वो इमिटेशंस उनकी कॉपी। अब इमिटेशन का कॉन्सेप्ट जो है मैं वर्ड्स एरिस्टोटल के लेक्चर्स में बता चुका हूँ, आप वहाँ जाकर सुन सकते हैं कि इमिटेशन इज़ नॉट एग्जैक्टली द सेम कॉपी ऑफ समथिंग, उसमें इमेजिनेशन इन्वॉल्व होती है, मगर वो मिलती जुलती है, नहीं कि किसी को पता लग जाए कि ये उस बंदे की बात की जा रही है। इमिटेशन ऑफ दैम, तो कहता है जिस तरह से जो उनकी इमिटेशंस में दिखाया गया है कि वो उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, इमिटेशंस में और पैरोडीज में जो कुछ दिखाया गया है, तो अगर ऐसा ही होता है कि उसकी पोएम्स में वैसा ही होता, तो वैसा वो कहता है दे मस्ट हैव संक एट वंस, वो कहता है कि वो एकदम से डूब गई होती, अ डेड वेट,
एक डेड वेट की तरह वो डूब गई होती। कहाँ पे डूब गई होती? इनटू द स्लफ ऑफ ओब्लिवियन। स्लफ स्वॉम्प, दलदल, दलदल में डूब गई होती। ओब्लिवियन, ओब्लिवियन क्या होता है? जिसको जब आप, ओब्लिवियन वो स्टेट होती है, स्टेट ऑफ माइंड या स्टेट ऑफ पर्सन, कि जब एक बंदा बैठा हुआ है, उसकी आंखें भी खुली हुई हैं, मगर वो इर्द गिर्द कुछ भी नहीं जानता और ना पहचान रहा है किसी चीज़ को। यानी कि वो सब कुछ भूल चुका है, अपना प्रेजेंट, इर्द गिर्द के हालात सब कुछ भूल चुका है, और वो आंखें खोल के बैठा है, जिंदा है मगर उसको कुछ पता नहीं है। यानी कि वो बिल्कुल लोग भूल चुके होते हैं, अदर वर्ड्स। एंड हैव ड्रैग्ड द प्रेफेस अलॉन्ग विद देम। और वो कहता है कि साथ ही साथ जो था, उसका जो प्रेफेस लिखा था वर्ड्सवर्थ ने, उसको भी वो अपने साथ ड्रैग करके डबो देती, यानी कि वो भी भूल जाते लोग उस प्रेफेस को भी। But year after year increased the number of Mr. Wordsworth's admirers. वो कहता है और सालों के साल गुजरने के साथ साथ जो है, जैसे जैसे साल गुजरते रहे, वर्ड्सवर्थ के एडमायरर्स में इजाफा होता रहा। They were found too not in the lower classes of the reading public, but chiefly among young men of strong sensibility and meditative minds. वो कहता है ना सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ लोअर क्लासेस के लोग वर्ड्सवर्थ को पसंद कर रहे थे, बल्कि हायर क्लासेस के लोग या यंग पब्लिक जो थी, जो सेंसिबल पब्लिक थी, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग थे। मेडिटेटिव माइंड क्या, मेडिटेशन क्या होती है? कि जब आप किसी चीज़ पर ध्यान लगाते हैं, किसी चीज़ के बारे में गौर फिक्र करते हैं, तो कॉन्टेम्पलेशन करते हैं या मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेटिव माइंड्स थे, सेंसिबल माइंड्स थे, उनको भी अपील कर रही थी। अब लोअर पब्लिक के लिए, क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने जो है, पुराने ज़माने में जो पोइट्री लिखी जाती थी वो हायर क्लासेस के लिए लिखी जाती थी। और आप देखते हैं कि शेक्सपियर के टाइम्स में या उससे पहले जो है मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी। मैन्यूस्क्रिप्ट्स ये होती हैं कि जो हैंड रिटन कोई स्क्रिप्ट आपने किया है, तो उसकी कॉपीज़ भी बनेंगी, तो दे वुड बी वेरी एक्सपेंसिव। एक नावल है, अगर मोटा नावल है, तो उसको हाथ से के लिखा जाएगा तो ऑब्वियसली वो लाखों में बिकेगा। मगर अगर आप प्रिंटिंग में लगा देंगे तो बहुत सस्ती कॉस्ट पड़ जाएगी उसकी, और बार बार वो सारी प्रिंट, वो दोबारा वही प्रिंट होता रहेगा उसी तरह से, तो उसकी कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। तो जब कॉस्ट कम हो चुकी थी तो आम पब्लिक ने भी पढ़ना शुरू कर दिया था, जो कि जिसको उस ज़माने, शेक्सपियर के ज़माने में इजाज़त नहीं थी पढ़ने की, और उसी ज़माने में फिर प्रिंटिंग प्रेसेस आ गए थे, तो प्रिंटिंग जो है वो, पब्लिकेशन जो है वो आम हो गई थी। तो कहते हैं उन लोगों को, जो हाई क्लास के लोग थे या जो सेंसिबल लोग थे, उनको भी वर्ड्सवर्थ की पोएम्स ने अपील किया। एंड देयर एडमिरेशन इन्फ्लेम्ड परहैप्स इन सम डिग्री बाय अपोजिशन was distinguished by its intensity. वो कहता है कि उसकी जो एडमिरेशन थी वो अपनी इंटेंसिटी की वजह से जो है वो उनकी जो एडमिरेशन थी उन लोगों की, वो अपनी, यानी कि जो उसकी पोएम्स की इंटेंसिटी थी, उसकी वजह से वो बढ़ गई मज़ीद, और डिस्टिंग्विश नजर आने लगी। यानी कि वो पता लगने लगा, इंटेंसिटी की वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा एडमायर किया, तो इतना ज़्यादा इंटेंसली एडमायर किया, इतना ज़्यादा फोर्सफुली एडमायर किया कि वो लोग जो थे उसको वो नुमाया तौर पे वो सामने आ गया कि लोग जो है वो एडमायर कर रहे हैं। अब उसके बाद कुछ लाइन्स छोड़ दीजिए और ये पैराग्राफ छोड़ दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए। The office of philosophical disquisition consists in just distinction. वो कहता है फिलोसॉफिकल जो डिबेट्स होती हैं, डिस्कशन, डिबेट या इंक्वायरी, तो फिलोसॉफिकल डिबेट्स या इंक्वायरीज जो होती हैं वो कंसिस्ट करती हैं इन जस्ट डिस्टिंक्शन, कि चीज़ों को आप नुमाया तौर पे, अलग अलग तौर पे करके पकड़ें। while it is the privilege of the philosopher to preserve himself constantly aware that distinction is not division. वो कहते हैं डिस्टिंक्शन, कोई चीज़ अगर आप पकड़ते हैं, डिस्टिंक्ट करते हैं, किसी चीज़ को आप नुमाया करते हैं, उसके ऊपर फोकस करते हैं, तो वो डिवीजन नहीं है, उसको डिवाइड नहीं कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ वो बताने की कोशिश कर रहा है। मसलन कोई वर्ड आप से, फॉर एग्जांपल, कि आप बात करते हैं डेथ की, तो आप डेथ को, अब ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जिसको आपने उठा लिया, और अब आप इसको जो है वो इसके मीनिंग्स में जाएंगे, उसके मीनिंग्स को देखेंगे कि क्या क्या मीनिंग्स आपको मिलते हैं, और कौन कौन सी स्क्रिप्चर्स में, कौन कौन सी टेक्स्ट्स में उसके मीनिंग्स मिलते हैं, फिलोसफर्स डेथ के बारे में क्या कहते हैं, रिलीजन डेथ के बारे में क्या कहता है, और मुख्तलिफ किताबें जो हैं उनमें डेथ के बारे में क्या कहा गया है। और आप जितना राइटर्स को पढ़ते जाएंगे, यू मे और मे नॉट एग्री विद द राइटर्स, तो आप किसी राइटर से एग्री भी कर सकते हैं, किसी राइटर से डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो आप डिक्शनरी मीनिंग अगर देखते हैं तो डिक्शनरीज भी ऑब्वियसली मीनिंग्स जो है वो भी दे आर गिवन बाय पीपल। तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में मेरा दूसरे चैनल पे लेक्चर मौजूद है, अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, आई विल गिव यू द लिंक, कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ लीजिएगा।
तो वह मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि डेथ का मतलब क्या हो गया, एंड ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे एक ये है, दूसरा मीनिंग डिक्शनरी में आपको मिलेगा कंप्लीट एंड ऑफ वंस एक्टिविटीज इन दिस लाइफ। तो अब यहाँ पे जो वर्ड्स हैं, जो कि मीनिंग्स के अंदर वर्ड्स दिए गए हैं, आप उन पे गौर करेंगे क्योंकि वो ऑपोजिट्स में जा रहे हैं। तो वहाँ पे लाइफ जो है डेथ के ऑपोजिट लाइफ है, इन दिस लाइफ, दिस लाइफ, दिस लाइफ, व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइफ? दिस लाइफ से उसकी जो राइटर है उसकी क्या मुराद है? क्या वो ड्रीम लाइफ को भी दिस लाइफ कहेगा, क्योंकि ड्रीम लाइफ भी इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट करती है। इसी तरह से ये वाली लाइफ जो है ये भी एग्जिस्ट कर रही है। तो कौन सी लाइफ रियल है? ठीक हो गया। उसके बाद डेथ जो है इटसेल्फ क्या है? अब इसमें जो है जिस तरह हैमलेट के अंदर जो है वो कहते हैं कि कहती है एज फार एज रिमेंबर ऑल दैट लिव्स मस्ट डाई, कि जो लोग भी जिंदा हैं सब ने मरना है, या जो भी जिंदा है उसने मरना है। मगर अगर आप गौर करें तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं दे डू नॉट डाई लाइक दैट, वो एक से दो में डिवाइड हो जाते हैं। जब वो दो में डिवाइड हो गया तो वो नहीं रहा जो था। इसी तरह से सोक्रेटिस ने जो है बात की थी, उसने कहा कि जब मैं पॉइजन पी लूँगा तो मैं नहीं रहूँगा जो मैं हूँ, बिकॉज देयर विल बी समथिंग मिसिंग विच मेक्स मी व्हाट आई एम। तो वो कहता है कि द किंग डज नॉट अंडरस्टैंड दैट, कि मेरे अंदर से कुछ मिसिंग होगा, ये तो मेरी डेड बॉडी होगी, मैं तो कहीं और होऊंगा। तो मैं पॉइजन पीने के बाद ये मेरी बॉडी होगी, डू वट एवर यू विश विद माई बॉडी बट आई विल नॉट बी देयर। तो ये कॉन्सेप्ट जो है लाइफ और डेथ से रिलेटेड, फिर आप इनको पूरी तरह एक्सप्लोर करते हैं और उसमें मीनिंग्स तलाश करते हैं। तो ये डिस्टिंक्शंस आप मुख्तलिफ बहुत प्रोमिनेंट वर्ड्स उठाते हैं, उनको आप जो है वो अलग अलग तरीके से देखते हैं, मुख्तलिफ स्क्रिप्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो उसके बाद जो है आगे देखिए, in order to obtain adequate notions of any truth we must intellectually separate its distinguishable parts। वो कहता है कि हम किसी सच को जानने के लिए उसके distinguishable parts को separate करते हैं, intellectually हम उनको अलग अलग करते हैं, जिस तरह मैं आपको करके बता चुका हूँ कि आप different parts को अलग करते हैं। मसलन say for example के जिस तरह इन Gulliver's Travels वो कहता है कि घोड़ों को ये नहीं पता था कि झूठ क्या होता है, बिकॉज उन्होंने कभी झूठ बोला नहीं था, उनकी किंगडम में झूठ एग्जिस्ट नहीं करता था। तो फिर वो कहता है कि टू टेल समथिंग विच इज़ नॉट, क्योंकि ऐसी चीज़ बताई जाए जो नहीं है। अब इसमें भी कई किस्म के जो है झूठ के अंदर भी कई किस्म की फॉर्म्स आ जाती हैं। कुछ को फिर जो है वो तौलिया का नाम दे दिया जाता है कि कुछ को जो है वो कहा जाता है कि सच तो है मगर अगले को गुमान हो कि वो यानी कि सच भी बोला मगर अगला जो है उससे धोखा खा गया। तो इस तरह की ज़ूमानी बात कर दी। ये इसकी मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ। एक जगह के एक बुजुर्ग को पुलिस ढूंढ रही थी, तो उसने कहा, पुलिस ने आके, पुलिस को नहीं पता था, उसने देखा हुआ नहीं था पुलिस के लोगों ने, तो वो उन्होंने आके पूछा, उस बुजुर्ग से ही पूछा कि आपने फलां बंदे को देखा है? तो उसने 2-3 कदम हट के कहा कि पीछे हट के कहा कि हाँ यहीं पर खड़ा हुआ था अभी। तो पुलिस वाले जो है वो किसी और तलाश में कहीं और निकल गए कि यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब है। तो इट मीन्स के अगले को गुमान भी हुआ कि ये बात यूँ है, मगर आपने उसको मिसलीड कर दिया इंटेंशनली, आपने झूठ भी नहीं बोला। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये थोड़ा सा, जिस तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बुतों को तोड़ दिया तो उनसे पूछा कि ये किसने हाल कर दिया, तो उन्होंने एक बड़ा बुत जो था उसके गर्दन में जो है वो कुल्हाड़ी लटका दी। तो उन्होंने कहा इससे पूछ लो। तो यानी कि उन्होंने ये नहीं बताया कि मैंने तोड़े हैं, उन्होंने कहा इसने तोड़े हैं, इससे पूछ लो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखते हैं तो फिर चीज़ें जो है वो डिफरेंट हो जाती हैं। Distinguishable parts, and this is the technical process, and this is the technical process of philosophy। और वो कहता है ये technical process है philosophy का। By having so done, we must then restore them in our conceptions to the unity in which they actually coexist, and this is the result of philosophy। This is the result of philosophy। अब यहाँ पे ये देख लें कि ये इटैलिक्स में लिखा हुआ है, तो उसको आप थोड़ा सा प्रोमिनेंट करेंगे, उसको आप प्रोनाउंस करेंगे, उस पर स्ट्रेस देंगे। तो कहता है कि इस तरह से करने के बाद जब आप उसके पॉइंट्स को अलग-अलग कर लेते हैं, उसका एक ओवरऑल मीनिंग समझ लेते हैं, फिर उस ओवरऑल मीनिंग को आप दोबारा से मिला के एक अपना पॉइंट आर्ग्यूमेंट जो है, अपना पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट आप दे देते हैं कि ये मेरा कंक्लूजन ये है। तो फिलोसफी इज़ अ ब्रांच ऑफ स्टडी विच बेसिकली डील्स विद लॉजिक एंड रीज़न। तो आप लॉजिक और रीज़न के बगैर कोई बात नहीं कर सकते, आपको हमेशा एक लॉजिक और रीज़न देना पड़ेगा। A poem
contains the same elements as a prose composition. वो कहता है poem जो है prose composition की तरह same elements carry करती है. The difference therefore must consist in a different combination of them. वो कहता है difference कहाँ रहा है कि उनका जो एलिमेंट्स तो एक होंगी, यानी कि उनके हो सकता है कि मेटाफर्स दोनों में यूज़ हुए हुए हैं, चीज़ें यूज़ हुई हुई हैं, मगर कम्बिनेशन डिफरेंट होता है उनका, किस तरह से अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स डिफरेंट होगा. से फॉर एग्जांपल के आई एम नॉट अ विलन, मैं इसकी एग्जांपल अक्सर दिया करता हूँ कि आई एम नॉट अ विलन, शेक्सपियर लिखता है विलन एम आई नन. या वर्ड्सवर्थ या जब जहाँ पे आप राइम देख लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, यूजुअली आपको प्रोज में राइम नहीं मिलेगी. प्रोज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, ऐसे राइटिंग्स, एसेज आ जाते हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ आ जाती हैं जिस तरह, और बायोग्राफीज़ एंड ऑटोबायोग्राफीज़ आ जाती हैं. उसमें क्रिटिसिज्म भी प्रोज की एक फॉर्म है. और उसके अलावा जो है फ़िलासफ़ी में भी आप प्रोज में ही लिखते हैं ज़्यादातर. और उसके अलावा जो है नावल और शॉर्ट स्टोरीज़ ये भी प्रोज में आती हैं. ड्रामाज प्रोज के अंदर नहीं आते हैं, पोइट्री प्रोज के अंदर नहीं आती. Prose composition. The difference therefore must consist in a different combination of them in consequence of a different object proposed. वो कहता है कि एक डिफरेंट मकसद होता है दोनों को लिखने का. पोइट्री का मकसद जो है, बार बार आप पढ़ते हैं कि द एम ऑफ पोइट्री इज टू टीच एंड डिलाइट. ये एज फार एज रिमेंबर मैथ्यू आर्नल्ड कहता है, जिसको अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे. और वर्ड्सवर्थ क्या कहता है कि द एम ऑफ पोइट्री इज टू इंस्ट्रक्ट बाय प्लीजिंग. तो कहीं ना कहीं जो है वो पोइट्री का मकसद जो है वो आपको डिलाइट देना या प्लीज़ करना है. जबकि प्रोज का मकसद अब हो सकता है कि प्लीज़ करे, हो सकता है ना भी करना हो उसका मकसद प्लीज़ करना, टीच करना है, नहीं है, क्या है. तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत वेग हैं. ये जब आप टेरी गिल्टन का फॉर्मलिज्म पढ़ेंगे, जब मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूँ फॉर्मलिज्म के लेक्चर में, ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि किसी चीज़ की डेफिनेशन कैसे की जाती है. According to the difference of object will be the difference of the combination. वो कहता है कि मकसद की खातिर जो कम्बिनेशन है वो डिफरेंट हो जाएगा. यानी कि अगर आपका मकसद जो है प्रोज राइटिंग के अंदर कुछ लिखना है, तो फिर आप उसे प्रोज में लेके जा रहे हैं, तो वो मकसद जो है उसके हिसाब से जो है आप डिसाइड करेंगे कि वो क्या लिखना है. आपने प्रोज लिखनी है, पोएट्री लिखनी है. It is possible that the object may be merely to facilitate the recollection of any given facts. वो कहता है कि ये भी हो सकता है कि आप जो है किसी चीज़ को, गिवन फैक्ट्स जो हैं उसका मकसद ये भी हो सकता है कि आप गिवन फैक्ट्स जो हैं उनको आप रिकॉल कर रहे हैं, उनकी रिकलेक्शन उनको लिख रहे हैं. गिवन फैक्ट्स जो पहले से आपको दिए गए ऑब्जर्वेशंस बाय आर्टिफिशियल अरेंजमेंट्स. तो आर्टिफिशियल अरेंजमेंट क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को पोइट्री की फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि उसको आप टू मेक इट ईजी, फैसिलिटेट टू मेक इट ईजी the recollection of any given facts or observations. तो आप कोई facts और observations जो आपको मिली, मसलन historical facts मिल गए आपको, या scientific facts मिल गए, या observations आपको मिल गई, तो आपने उनका artificial arrangement, तो उनको artificial arrangement में आप लिखते हैं and the composition will be a poem. तो artificial arrangement क्या हो गया, जिसमें आपने real language नहीं लिखी. in other words कि रियल लैंग्वेज क्या होगी, जो लोग आम तौर पे बोल रहे हैं वो ज़्यादातर प्रोजाइक होती है, वो प्रोज की लैंग्वेज होती है, उसके अंदर राइम स्कीम्स यूज़ नहीं की जाती. जबकि पोइट्री के अंदर राइम स्कीम्स यूज़ की जाती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, या फिर आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया जाता है, या कोई भी जो है पोइटिक टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं जो पोइट्री लिखने के लिए जो है पुराने ज़माने से चली आ रही हैं. हर एक कॉपलेट लिखी जाती है, या आयम्बिक पेंटामीटर जैसा ब्लैंक वर्स है, या फिर जो है राइम स्कीम है. और राइम स्कीम के अंदर डिफरेंट जो है उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टैंजाज आपको मिलते हैं, जिसमें बाद में राइम स्कीम ए बी इस तरह भी चल रही है. तो ए बी सी जिस तरह डैफोडिल्स में है, इसी तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट में है ए बी सी डी. तो ये राइम स्कीम जो एंडिंग वर्ड्स हैं उनकी साउंड्स के हिसाब से ये राइम स्कीम डिसाइड की जाती है. तो इसी तरह से जो है हर एक कॉपरेट में ए बी सी डी इस तरह से चल रही है. तो मुख्तलिफ राइम स्कीम्स होती हैं. Merely because it is distinguished from prose by meter. वो कहता है प्रोज से ये जो है डिफरेंट होती है, मीटर इसका डिफरेंट होता है, यानी कि मीटर में लिखी जाती है. मीटर क्या होता है, एक रेगुलर बीट एंड रिदम. ये मैं पिछले लेक्चर्स में प्रॉपरली बता चुका हूँ डिटेल से, अब मैं इसको दोबारा नहीं रिपीट करने जा रहा हूँ. आप पिछले लेक्चर्स सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा. जॉन मिल्टन है जिस तरह, उसके अंदर मैं बताया है
या हो सकता है कि मैंने जो है क्रिटिसिज्म के पुराने लेक्चर्स जो हैं, जिस तरह उसमें मीटर वर्ड्सवर्थ बात करता है तो उसमें मैंने बताया हो, या एरिस्टोटल में बताया हो। or by rhyme or both, वो कहता है कि या फिर मीटर से आप पोइट्री का अंदाजा लगाते हैं। जैसा आयमिक पेंटामीटर में आपको कोई राइम नहीं मिलता है, एंडिंग वर्ड्स जो है वो सिमिलर नहीं होते, जिस तरह मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, उसमें आयमिक पेंटामीटर तो है कि सिलेबल बेस्ड है कि अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड। तो ये एक रिदम बन रहा है सिलेबल्स का, राइम स्कीम की वजह से रिदम नहीं बन रहा है, या उसका एक और मीटर होता है तो वो उस तरह से नहीं बन रहा है। मीटर को मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ तो मैं दोबारा नहीं जाना चाहता उस तरफ। और बाबेज कंजॉइंटली, और दोनों को एक मुश्तरका तौर पे जो है वो दोनों को राइम भी हो उसमें और मीटर भी हो। बाज़ जगहों पे राइम तो होता है, मीटर तो हर जगह पे आपको मौजूद मिलेगा, मगर ये है कि कई जगहों पे आपको मीटर तो मिलेगा, राइम नहीं मिलेगा आपको, यानी कि एंडिंग वर्ड सिमिलर नहीं मिलेंगे। In this, the lowest sense, a man might attribute the name of poem to well-known enumeration of the days in the several months. वो कहता है कि enumeration का मतलब क्या होगा कि आप जब किसी चीज़ को मेंशन करें, नंबर ऑफ थिंग्स एक एक करके आप मेंशन करते हैं enumeration, तो कहता है जब आप इसको लोएस्ट सेंस में जो पोइट्री होगी वो क्या होगी कि जिस तरह आपको एक फ्रेज बनाया हुआ है। फ्रेज किस तरह से है कि जिसमें आपको 30 डेज का पता लग जाता है कि किस किस मंथ में 30 डेज हैं, तो वो एक छोटी सी उसने राइम में एक चीज़ बता दी है जो लोगों को याद रह जाए। या तो उसका तरीका ये बताया जाता है कि जो आपकी मुट्ठी है तो उसको आप बंद कर लें, और जो ऊपर वाला हिस्सा है ये 31 डेज कहलाएगा, या ये 31 डेज का होगा, जो नीचे वाला हिस्सा है ये कम डेज का होगा, यानी इस तरह से आप गिनेंगे। तो जनवरी 31 डेज, फरवरी 28 29 डेज, फिर मार्च 31 डेज, अप्रैल नीचे चला गया तो ये 30 डेज, मई 31 डेज, जून 30 डेज, जुलाई अगेन 31 डेज क्योंकि ऊपर आ रहा है, और फिर अगस्त दोबारा से यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो अगस्त भी जो है 31 डेज का होगा, सितंबर जो है दैट इज 30 डेज, अक्टूबर 31 डेज, नवंबर 30 डेज एंड दिसंबर 31 डेज। तो ये एक सीक्वेंस बताया जाता है कि आप पहचान के लिए कि आपको अगर गिनना है और आपको नहीं पता कि कौन से महीने में कितने दिन है तो आप यहाँ से गिन सकते हैं। और दूसरा तरीका जो होता है उसका वो क्या है, ये जो इन्होंने बताया हुआ है कि छोटी सी राइम स्कीम है, ये राइम है, आप उसको याद कर लें कि 30 days hath September, April, June and November। तो कहता है 30 दिन होते हैं सितंबर में, अप्रैल में, जून में एंड नवंबर में। तो इनमें जो है आप अगर गौर करेंगे तो सितंबर में भी 30 डेज हैं, अप्रैल में 30 डेज हैं, जून में 30 डेज हैं, नवंबर में 30 डेज हैं। फरवरी का उसने इसलिए जिक्र नहीं किया बिकॉज फरवरी जो है वो वैसे ही आप सबको पता होता है कि दैट इज़ 28 to 29 डेज उसके अंदर होते हैं। तो इसके अलावा जो है जुलाई और अगस्त जो हैं उनके अंदर वैसे ही 31 डेज होते हैं। तो टोटल जो 30 डेज वाले मंथ्स हैं दे आर ऑल टुगेदर 5। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो ये कहते हैं लोएस्ट सेंस में एटसेट्रा एंड अदर्स ऑफ द सेम क्लास एंड पर्पस। तो कहता है ये मीन जो या छोटी लेवल की जो शायरी होती है वो इस तरह से हो सकती है। So much for the superficial form, a difference of object and contents supplies an additional ground of distinction। वो कहता है कि एक तो ये कि सुपरफिशियल फॉर्म जो ज़ाहिरी फॉर्म थी उसके लिए तो ये ठीक था कि आप राइम स्कीम कर ली सारा कुछ करके। वो कहता है डिफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कॉन्टेंट्स सप्लाइज एन एडिशनल ग्राउंड। तो कहता है एक मकसद जो है, एक डिफरेंस जो है मकसद का, मकसद जो है कोई भी अगर कोई आपका क्या मकसद है पोइट्री लिखने का, एक उसको अगर आप जहन में रखें, और कंटेंट्स जो आपने जो उसके अंदर जो सब्जेक्ट मैटर आपने सेलेक्ट किया है, मे बी या लैंग्वेज कैसे सेलेक्ट की है, तो वो कहता है कि एडिशनल ग्राउंड देते हैं डिस्टिंक्शन का, यानी कि नुमाया होने का एक अलग ग्राउंड देते हैं आपको, एक अलग पॉसिबिलिटी देते हैं। द इमीडिएट, आई एम सॉरी ये थोड़े से मिटे हुए हैं वर्ड्स क्योंकि बहुत पुरानी किताब है मेरे पास, तो इसमें जो है बहुत छोटी लिखाई है तो मुझे पढ़ने में थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज आई गॉट कैटरेक्ट इन माई आइज, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। द इमीडिएट पर्पस मे बी द कम्युनिकेशन ऑफ ट्रूथ्स। वो कहता है कि अब कुछ जो चीज़ें आप लिखते हैं उनका मकसद क्या होता है, कम्युनिकेशन ऑफ ट्रूथ,
कि आप सच को लोगों तक पहुंचाएं। जिस तरह आप हिस्ट्री लिख रहे हैं, तो हिस्ट्री के भी अब आप गौर करेंगे तो दो किस्म के सच होते हैं। किसकी आंख से हिस्ट्री को देखा जा रहा है। व्हेन आई वाज इन इंग्लैंड, तो वहां पे जो हमारी एक्स हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, प्रोफेसर डॉक्टर मैरियन शॉ, तो जो वहाँ पे प्रोफेसर बन जाता है तो फिर उसके साथ डॉक्टर नहीं लगाते क्योंकि इट्स assumed दैट इज ऑलरेडी अ डॉक्टर। तो प्रोफेसर मैरियन शॉ जो है, शी इज़ वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द रॉयल एकेडमिक सोसाइटी, तो वो उसकी मेंबर भी हैं। और जब बात हुई 1857 की, जो हमारी जो जंग आज़ादी जिसको हम कहते हैं, इंडियंस एंड बांग्लादेशी पीपल एंड जो पाकिस्तानी पीपल ऑल टुगेदर वी कॉल देम, क्योंकि उस वक्त तो सारा इंडिया ही था 1857 में, तो जिसको हम जंग आज़ादी का नाम देते हैं कि वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, तो वो जो है उसको कहते थे, जिक्र चला जब उसका जंग का, तो शी सेड, ओह यू टॉकिंग अबाउट इंडियन म्यूटनी, हिंदुस्तान की बगावत, तो उन्होंने उसको इंडियन म्यूटनी का नाम दिया। तो किसकी आंख से देखा जा रहा है? तो हिस्ट्री विल बी चेंज्ड एंड डिस्टॉर्टेड इन दैट वे, कि कौन देख रहा है। और ये चीज जो है स्ट्रक्चरलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हु स्पीक्स, कौन बात कर रहा है। ठीक हो गया। तो एड्रेस किसको किया जा रहा है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको अगर आप जहन में रखेंगे तो आप एक अच्छे क्रिटिक बन सकते हैं। Either of truth, absolute and demonstrable, as in the works of science. वो कहता है एक तो ट्रूथ्स ऐसे होते हैं जो साइंस के वर्क्स में होते हैं, जो कि एब्सोल्यूट होते हैं और डेमोन्स्ट्रेबल होते हैं, जिनको आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं उन ट्रूथ्स के बारे में। अब यहाँ पे गौर करें, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये उस ज़माने लिख रहा था जिस ज़माने साइंस को बहुत वैलिड माना जाता था, मगर अब साइंस को वैलिड नहीं माना जा सकता है, क्योंकि आप देखते हैं कि हर 10 साल बाद साइंस के व्यूज़ तकरीबन तमाम 10-20 साल बाद चेंज हो जाते हैं, नई थेरीज आ जाती हैं और पुरानी थेरीज रिजेक्ट कर दी जाती हैं। जिस तरह से न्यूटन की जो थेरी थी वो आइंस्टाइन ने रिजेक्ट कर दी थी, ग्रेविटेशनल पुल की जो थेरी थी, कि उसने कहा कि जितना बड़ा मास होगा उतना ही ग्रेविटेशनल पुल उसका स्ट्रांग होगा। तो उसने कहा एक मैग्नेट, छोटा सा मैग्नेट है, वो पूरी अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को रिजेक्ट करते हुए चीज़ को अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से ऊपर खींच लेता है। तो ये मुख्तलिफ जो है थेरीज उसमें आ गई थी। तो आइंस्टाइन ने जो है ग्रेविटेशनल पुल की डिफरेंट थेरी दी थी कि डिस्टॉर्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम इन द स्पेस, जितनी बड़ी हेवनली बॉडी होगी तो उसके गिर्द जो है स्पेस और टाइम उतना डिस्टॉर्टेड होगा। ये साइंटिफिक पॉइंट्स हैं, मैं इनकी तरफ इस डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज आई read them in detail and I don't think that you would be able to understand it अगर मैं उसको थोड़ा सा बयान करूं तो। All the facts experienced and recorded as in history, और वो कहता है कि फैक्ट्स जो हैं, जो एक्सपीरियंस किए गए फैक्ट्स जो कि रिकॉर्ड किए गए हिस्ट्री में, अब हिस्ट्री भी तो इटसेल्फ फैक्ट्स के पे मबनी नहीं होती है। हिस्ट्री को देख कौन रहा है, किस नज़र से देख रहा है। बादशाह जब अपनी हिस्ट्री लिखवाते थे अक्सर, तो उसमें वो अपने बैड पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स तो लिखवाते ही नहीं थे। वो हिस्टोरियंस को लिखने की इजाज़त ही नहीं होती थी, अगर लिखेंगे तो उसकी गर्दन उड़ा देंगे। तो वो सिर्फ वो बातें लिखवाते थे जो बातें सिर्फ अच्छी होती थी। होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो कोई भी चीज़ जो है वो कंप्लीटली फैक्चुअल नहीं है यहाँ पे जो इंसानों ने लिखी हो। Pleasure, and that of the highest and most permanent kind, may result from the attainment of the end. वो कहता है कि इससे भी जो है प्लेजर बहुत हाईएस्ट एंड मोस्ट परमानेंट काइंड, हमेशा रहने वाली प्लेजर आपको इन कामों से भी, इन कामों की रीडिंग से भी मिल सकती है। तो पोइट्री होना ज़रूरी नहीं है कि जो आपको प्लेजर देगी, प्लेजर आपको प्रोज भी दे सकती है। इन अदर वर्ड्स, but it is not itself the immediate end. मगर वो कहता है ये immediate end नहीं है। There is no end to it. In other words, the communication of pleasure may be the immediate purpose. वो कहता है कुछ वर्क्स में प्लेजर देना मकसद होता है, जिस तरह आप देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, मैं उसके ऊपर लेक्चर दूंगा तो आपको पता लगेगा कि उसमें जो है इमीडिएट प्लेजर की तरफ बात की जा रही है। विटी डायलॉग्स हैं, डायलॉग से ही आप जो है वो अम्यूजमेंट जो है आपको फील होती है, या आप जो है वो दे आर ह्यूमरस डायलॉग्स। जिस तरह वो कहता है कि तुम्हारी आंट जो है, व्हाई डज शी कॉल हरसेल्फ लिटिल सिसिली, तो कहता है जो एल्जेनॉन जो है ये पूछता है कि तुम्हारी आंट जो है तुम्हें लिटिल सिसिली क्यों कहती है अपने आप को। तो कहता है कि
What on earth do you mean, LJ? Some aunts are tall and some aunts are not tall. तो वो कहता है कि कुछ आंट्स जो होती हैं वो टॉल होती हैं और कुछ आंट्स टॉल नहीं होती, तो ये एक आंट को डिसाइड कर लेने दो कि वो टॉल है या नहीं है, वो अपने लिए वो क्या चाहती है। तो मीन्स के विटी डायलॉग्स हैं जिनसे आपको आपको जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको फिर जो है उसमें समझ आएगा कि उसमें विट क्या है और किस तरह से विट की जाती है या विटी डायलॉग्स क्या होते हैं। तो उसका पर्पस जो है, मेन पर्पस जो है, दैट इज pleasure, not exactly to give you a moral lesson or something. तो उसमें कोई टीचिंग या उसका डायडैक्टिक पर्पस इतना नहीं है जितना टू गिव यू प्लेजर एंड टू मेक यू laugh. And though truth, either moral or intellectual, ought to be the ultimate end, वो कहता है अगरचे सच जो है should be ultimate end. ट्रूथ की जो ट्रूथ बताया जाना है उसको अल्टीमेट एंड होना चाहिए. Yet this will distinguish the character of the author, not the class to which the work belongs. वो कहता है कि ये जो ट्रूथ है ये मॉरल है, इंटेलेक्चुअल है, क्या है, तो वो कहता है कि ये अल्टीमेट एंड होना चाहिए. येट दिस विल डिस्टिंग्विश द कैरेक्टर ऑफ द ऑथर. तो कहता है कि जो ये कैरेक्टर, इससे हम जो है लोगों की राइटिंग्स पढ़ के हम उसके ऑथर के कैरेक्टर के बारे में जान सकते हैं. एंड नॉट द क्लास टू विच द वर्क बिलोंग्स, और क्लास जिस क्लास से उसका वर्क बिलोंग करता है हम उसको नहीं जानना चाहते हैं या वो नहीं, उसकी तरफ तवज्जो नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऑथर की हमें क्लास पता लग सकती है किस क्लास से बिलोंग करता है, या जो उसके क्लास ऑफ सोसाइटी ये भी हो सकता है कि अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, व्हाटएवर. दूसरा ये कि कौन सी क्लास ऑफ ऑथर्स, यानी कि अच्छे ग्रेड्स में आता है ऑथर्स के या लोअर ग्रेड्स में आता है, या ऑब्सक्योर ऑथर है या कौन सा ऑथर है. मगर यहाँ पे भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट कीजिए इसको, कि शेक्सपियर जो है जब उसने ड्रामाज लिखे हैं तो हाउ कैन यू क्लेम कि शेक्सपियर जो है वो उसका बेंट ऑफ माइंड के साइड पे था, क्योंकि उसके ड्रामाज में सारे कैरेक्टर्स हैं. मैं पहले बयान कर चुका सैमुअल जॉनसन में, और बाकी जो सैमुअल जॉनसन प्रोफेसर शेक्सपियर जो है उसका, उसमें बयान कर चुका हूँ ये चीज़ कि आप कभी भी नहीं जान सकते डायलॉग्स ऑफ द कैरेक्टर्स. मैं आपके बारे में स्टोरी लिख देता हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरे बारे में स्टोरी है. तो डायलॉग्स जो है शेक्सपियर जो है वो हीरो के डायलॉग्स भी लिख रहा है और विलन के डायलॉग्स भी लिख रहा है, वो हेरोइन के डायलॉग्स भी लिख रहा है, और कोई ऐसे जो कैरेक्टर्स हैं जो स्लेव्स हैं या उनके डायलॉग्स भी लिख रहा है. तो हर किसी की फिलॉसफी डिफरेंट है. तो आप किस तरह क्लेम कर सकते हैं कि शेक्सपियर का बेंट ऑफ माइंड किस साइड पे था, शेक्सपियर इसमें से क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि दोनों ऑपोजिट आइडियाज़ हैं. हीरो के अलग आइडियाज़ होंगे, विलन के अलग आइडियाज़ होंगे. तो आप किस तरह कहेंगे कि शेक्सपियर का बेंट ऑफ माइंड किस साइड पे था, शेक्सपियर कौन सी साइड को फेवर कर रहा है, बिकॉज यू कैन नॉट टेलीफोन शेक्सपियर नाउ. तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना कि ये पुराना क्रिटिसिज्म था. इट इज़ बिन आउटडेटेड इन अ सेंस कि इसमें बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं. अब जो फिलोसॉफिकल जो नई थियरीज आ चुकी हैं, जो फॉर्मलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, साइकोएनालिसिस, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म है, उसके अलावा पोस्ट मॉडर्निज्म है, और क्वेयर थ्योरी है, या apart from that, new criticism has not been covered. It's not included in literary theory anymore. Hermeneutics है, और reception या reader response theory है, reception theory और reader response theory, phenomenology है. तो ये बहुत सारी theories जो है आ चुकी हैं इनके ऊपर. अब उनसे भी बात आगे जा चुकी है. इसमें post theory आ चुकी है, post criticism आ चुका है, post feminism आ चुका है, और kind of post modernism भी कुछ लोग कहते हैं. तो ये मुख्तलिफ जो है वो थेरीज जो है नई आ चुकी हैं. मेटाक्रिटिसिज्म है. तो बहुत सारी जो है उसमें डायमेंशंस, न्यू डायमेंशंस आ चुकी हैं जो कि अभी पाकिस्तान वगैरह में नहीं पढ़ाई जा रही हैं, बट बाहर के मुल्कों में पढ़ाई जा रही हैं. तो आई हैव गॉट अ फ्यू बुक्स अवेलेबल ऑन दैट एज वेल. तो बहरहाल अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वक्त के साथ आप पढ़ें. आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए. बट द कम्युनिकेशन ऑफ प्लेजर में बी the immediate object of a work not metrically composed. वो कहता है कि ऐसे वर्क्स जो कि मेट्रिकली कंपोज्ड नहीं है, जो पोइट्री की फॉर्म में नहीं लिखे गए हैं, उनके अंदर भी कम्युनिकेशन ऑफ प्लेजर जो है मौजूद हो सकती है. एंड दैट ऑब्जेक्ट may have been in a high degree attained as in novels and romances. वो कहता है कि ये हाई डिग्री में ये चीज़ें अटेन की जा सकती हैं नॉवेल्स में या रोमांसेस में. रोमांसेस क्या होते थे? रोमांसेस जो हैं शेक्सपियर के प्लेस जो हैं कुछ उनको भी रोमांस कहा जाता है, रोमांस प्लेस कहा जाता था. जिस तरह रोमांस प्लेस कौन से होते थे? काइंड ऑफ ड्रामाज जिनमें जो है
हिस्ट्री को डिस्कस किया जाता था, हिस्टोरिकल सीन्स को डिस्कस किया जाता था इन एक्ट्स एंड सीन्स, यानी कि ड्रामेटिक फॉर्म में हिस्ट्री को डिस्कस किया जाता था, तो उनको रोमांस प्लेस भी कहा जाता था। जो शेक्सपियर और मार्लो ने जिस तरह लिखे, जियो ऑफ माल्टा है या शेक्सपियर का जो है टेम्पेस्ट है, या मुख्तलिफ जो उसके प्लेज हैं उनको रोमांस प्लेस कहा जाता है। और ये डायलॉग्स जो हैं एक्टर्स जो हैं बोलते हैं, उसके थ्रू जो है ये रोमांसेस जो हैं लिखे जाते थे। तो कहते हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ प्लेजर जो है वो तो ड्रामाज में भी आ सकती है, वो तो नॉवेल्स में भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। Would then the mere super addition of meter with or without rhyme entitle these to the name of poems? वो कहता है कि अगर सिर्फ हम मीटर ऐड कर दें, प्रोज के अंदर हम मीटर ऐड कर दें, तो क्या ये पोएम्स बन जाएंगी? अगर हम राइम ना ऐड करें और सिर्फ मीटर ऐड कर दें, आयम्बिक पेंटामीटर कुछ भी, तो क्या ये पोएम्स की फॉर्म इख्तियार कर लेंगे, ये ड्रामाज या जो नॉवेल्स हैं? The answer is that nothing can permanently please which does not contain in itself the reason why it is so and not otherwise. वो कहते हैं कोई भी चीज़ आपको परमानेंटली प्लीज नहीं कर सकती जिसका मकसद आपको ना पता हो कि ये ऐसे क्यों है और ऐसे क्यों नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कोई भी चीज़ आपको कहता है कि प्लीज उस वक्त तक नहीं कर सकती जब तक आप उसका मकसद ना जान लें, यानी कि आपको समझ ना आ जाए। इन अदर वर्ड्स, आपको कंप्लीटली उसके बारे में समझ ना आ जाए तो आपको प्लीज़ नहीं कर सकती। बात चीज़ें ऐसी होंगी जो एक बंदे के लिए प्लीजिंग होंगी और दूसरे के लिए प्लीजिंग नहीं होंगी। से फॉर एग्जांपल कि 1857 की जंग आज़ादी जो थी वो इंडियंस जो है, मुस्लिम्स एंड हिंदूज एंड सिख्स, इसकी प्रोनाउंसिएशन सीख है, सीख इंग्लिश में, ये मुझे अंग्रेज लड़के ने बताई थी, सीख है प्रोनाउंसिएशन, सिख नहीं है। सिख तो वो बीमार हो जाता है तो वो उसके थोड़ा सा चेंज कर देते हैं उसकी प्रोनाउंसिएशन। तो इन्होंने फाइट किया अंग्रेज़ों के खिलाफ। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या थी कि वो हार गए, हम लोग हार गए सब। तो अंग्रेज़ जो है उसको देखेगा कि हमने फतह हासिल की और वो खुश होगा इस बात पे कि हमने इनको हरा दिया था। और हम जब उसको देखेंगे तो वी विल रिग्रेट और वी विल सी इट इन फ्रॉम अनदर एंगल, फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव, कि हम हार गए थे और हमारे ऊपर जुल्म किया गया था। क्योंकि ये चीज़ फैक्ट्स में लिखी जाती है कि वहाँ पे जो वो गन्स जो देते थे उनके ऊपर चर्बी लगाते थे गाय और सूअर की। अब गाय जो थी वो हिंदुओं के लिए मुकद्दस जानवर था और सूअर जो थे वो मुसलमानों के लिए जो हराम था, तो उसको मुंह से खोलना पड़ता था कार्ट्रिज को उसकी। तो उसकी वजह से ये बगावत जो थी इस तरह से स्टार्ट होना शुरू हुई कि ये क्या तरीका है कि आप जानबूझ के जो है डिग्रेड कर रहे हैं। तो उसकी वजह से फिर ये चीज़ें जो है वो स्टार्ट हुई थी, हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो है। If meter be superadded, all the parts must be made consonant with it. वो कहता है कि जब मीटर ऐड कर दिया जाएगा तो सारे पार्ट्स जो हैं उसके साथ हार्मनी में होने चाहिए। कॉन्सोनेंट का यहाँ मतलब आएगा हार्मनी, कि रब्त में होने चाहिए तमाम पार्ट्स उसके साथ। ठीक हो गया। उसके बाद 3-4 लाइन छोड़ के आगे देखें। A poem is that species of composition which is opposed to works of science by proposing for its immediate object pleasure. वो कहता है कि पोइट्री जो है उसका इमीडिएट ऑब्जेक्ट क्या है? प्लेजर है। साइंस से डिफरेंट इस तरह होती है कि उसका साइंस का जो है वो इमीडिएट ऑब्जेक्ट दैट इज ट्रूथ, नॉट ट्रूथ। वो कहता है कि पोइट्री जो है साइंस से किस तरह से डिफरेंट है कि उसका इमीडिएट ऑब्जेक्ट प्लेजर है, ट्रूथ नहीं है। And from all other species having the object in common with it, it is discriminated by proposing to itself such delight from the whole as is compatible with a distinct gratification from each component part. तो कहता है कि उसके साथ ही जो है वो क्या कहता है कि and from all other species have this object in common with it. तो तमाम जो बाकी स्पीशीज़ हैं, तमाम जो अलग जो भी जो उसके काइंड ऑफ थिंग्स जो राइटिंग्स हैं, इट इज़ डिस्क्रिमिनेटेड, तो उनसे अलग है, ये नुमाया नज़र आती है, या इसको थोड़ा सा इसको जो है थोड़ा सा अलग कर दिया जाता है बाय प्रपोजिंग टू इटसेल्फ सच डिलाइट फ्रॉम द होल। वो कहता है कि उससे ऐसी डिलाइट, आपको ऐसी खुशी मिलती है from the whole as is compatible with a distinct gratification from each component part.
तो कहता है ईच कंपोनेंट पार्ट से भी आपको डिलाइट मिलती है, जिस तरह एक एक शेर जो होता है उसका यूनिफाइड होल से भी आपको डिलाइट मिलती है, और साथ ही साथ कंपोनेंट पार्ट से भी। कि जैसा गजल होती है, गजल का एक एक शेर कंप्लीट होता है, और अगर आप उस गजल को कंप्लीटली पढ़ेंगे तब भी उसका एक रब्त होगा, उसका एक जो है वो मिली हुई होगी एक दूसरे से, शेर एक दूसरे से मिले हुए होंगे और उनका एक ओवरऑल भी मीनिंग बनेगा, और हर शेर को अगर आप अलग भी उठा के पढ़ लेंगे तो उसका भी मीनिंग बनेगा। यानी कि जिस तरह फैज़ की पोइम है कि हम के ठहरे अजनबी कितनी मुलाकातों के बाद, फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद। तो अब इस शेर के अंदर पूरी की पूरी एक बात कंप्लीट हो गई है, यानी कि आप इससे आगे कुछ ना भी पढ़ें तो ये बात कंप्लीट कर देती है। मगर ऑन दी अदर हैंड अब इसमें नेक्स्ट अगर शेर ऐड कर देंगे तो वो उसके साथ साथ फिर चलता जाएगा कि कब नज़र में आएगी बेदाग सब्ज़े की बहार, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। दिल तो चाहा पर शिकस्ते दिल ने मोहलत ही न दी, कुछ गिले शिकवे भी कर लेते मनाजातों के बाद। उनसे जो कहने गए थे फैज़ जहाँ सदका किए, अनकही ही रह गई वो बात सब बातों के बाद। तो ये एक काइंड ऑफ आप देखते हैं कि इसमें हर शेर जो आप उठा के पढ़ लें तो अलग अलग उसकी अपनी भी बात होगी, मगर ओवरऑल रब्त भी उसका चलेगा। और गज़ल का यूजुअली उन्वान नहीं होता, उसका कोई टॉपिक नहीं होता, गज़ल का नाम गज़ल ही लिखा जाता है, मगर इसका फैज़ अहमद फैज़ ने जो है इस गज़ल का उन्वान दिया है, एंड दैट इज़ कॉल्ड ढाका से वापसी पर। कि जब बांग्लादेश से वापस आते हैं और वहाँ पे जो फॉल ऑफ ढाका है, या जिस तरह से ढाका जो है या पाकिस्तान से अलहदा हुआ है बांग्लादेश, तो उस पर यह नहीं था कि तमाम लोग जो थे वो खुश थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि फेवर करते थे कि ये ऐसा, यानी कि दोनों तरफ के लोग थे। यानी कि इसमें ये नहीं था कि कम्प्लीटली हर बंदा जो है वो एक ही माइंड का था, या अगर कोई किसी को आप जो है वो, यानी कि आप सबको एक कैटेगरी में नहीं कंसिडर कर सकते हैं कि कई लोग जो है कि फेवर में भी होते हैं, कई लोग अगेंस्ट भी होते हैं, ये हर जगह पे होता है। तो आप सबको एक ही तराजू में नहीं तोल सकते हैं। तो ये चीज़ जो है फैज़ ने उसके ऊपर ये चीज़ लिखी थी। तो देयर वर पीपल हु फेल्ट वेरी बैड कि किसी के ऊपर भी जुल्म हो रहा है। तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत इसको नापसंद करते हैं, चाहे वो हमारे ऊपर हो रहा हो या किसी भी इंसान के ऊपर हो रहा हो। तो कुछ लोग होते हैं जो नरम दिल होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नहीं होते हैं। तो ये डिपेंड करता है, वेरी करता है। ये हर मुल्क हर जगह पे आपको मिलेंगे, उसमें काइंड हार्टेड लोग भी मिलेंगे और उसमें जो है ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि दे विल बी हार्ड हार्टेड। तो ये एक नेचुरल चीज़ है। उसके बाद इस नेक्स्ट पैराग्राफ जो है इसकी आखिरी जो है 8-10 लाइंस देखेंगे आप। द रीडर शुड बी कैरिड फॉरवर्ड नॉट merely or chiefly by the mechanical impulse of curiosity or by a restless desire to arrive at a final solution, but by the pleasurable activity of mind, excited by the attractions of the journey itself. वो कहता है कि रीडर जो है उसकी जो पोएम्स पढ़ेगा तो उसके अंदर जो है उसको क्या चीज़ मिलेगी कि वो उसकी जो क्यूरियोसिटी और इम्पल्स ऑफ क्यूरियोसिटी या मैकेनिकल इम्पल्स ऑफ क्यूरियोसिटी की वजह से उसको प्लेजर नहीं मिलेगी, बल्कि इस वजह से एक्टिविटी ऑफ माइंड एक्साइटेड बाय इट्स द अट्रैक्शंस ऑफ द जर्नी इटसेल्फ। यानी कि कुछ लोग होते हैं जो डेस्टिनेशन उनको फैसिनेट नहीं करती उतना जितना कि सफ़र फैसिनेट करता है। वो सफ़र डेस्टिनेशन तक पहुंचने का सफ़र जो है उनको फैसिनेट करता है। तो वो ये बात कर रहा है, वो कहता है कि कुछ लोगों को पोइट्री इटसेल्फ जो है वो उस तरह से नहीं कि उसका कंक्लूजन तक पहुंचे, बल्कि वो उस सफ़र को ही पसंद करते हैं। Like the motion of a serpent, which the Egyptians made the emblem of intellectual power. तो ये कहता है कि अब इजिप्शियंस का वो सर्पेंट का जिक्र करता है कि सर्पेंट जो है उसका मोशन जो है वो उनका एम्बलम ऑफ पावर, एम्बलम इंटेलेक्चुअल पावर, एम्बलम कि उनका जो सिंबल ऑफ इंटेलेक्चुअल पावर है। अब ये चीज़ जो है ना सिर्फ इजिप्शियन मैथोलॉजी में मौजूद है बल्कि हिंदुइज्म में भी ये चीज़ मौजूद है, जिसको हिंदुइज्म में कहा जाता है कुंडलिनी। वो कहते हैं कुंडलिनी शक्ति, जो कि बेस ऑफ स्पाइन में वो कहते हैं कि एक सांप की तरह से एक पावर मौजूद है, सांप मौजूद है, जो कि जब उसको ख़ास तरीक़ों से जगाया जाए तो फिर वो जो है वो यूँ मूव करता हुआ आपके हेड तक पहुंचता है और उससे आप एनलाइटेंड हो जाते हैं।
और वही चीज़ जो है इजिप्शियंस में आप देखते हैं तो इजिप्शियंस में भी वही चीज़ मौजूद है कि उसका सफ़र जो है एनलाइटनमेंट का वो पहुँचते पहुँचते, और आप देखते हैं कि इजिप्शियन जो कई किंग्स या वो दिखाते हैं तो उनके सर पे एक सांप जो है बना हुआ है, तो वो असल में वही चीज़ दिखाई गई है कि वो एनलाइटनमेंट का जर्नी, तो सांप जो है ये उनमें मुकद्दस समझा जाता था। Or the light path, or like the path of sound through the air. At every step, he pauses and half recedes, and from the retrogressive movement collects the force which again carries him onward. वो कहता है कि कुछ लोग होते हैं जो कि रुकते हैं, फिर हवा के ज़ोर से किसी भी चीज़ से पीछे भी चले जाते हैं, फिर दोबारा जो है वो आगे मूव करते हैं, बैकवर्ड मूव करते हैं, और उसके बाद जो है वो फिर अगेन कैरीज हिम ऑनवर्ड, तो उसके बाद वो फिर आगे मूव करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट जो है पैराग्राफ, इस पे आ जाइए। बट इफ दिस शुड बी एडमिटेड ऑन अ satisfactory character of a poem, we have still to seek for a definition of poetry. वो कहता है कि अगर ये चीज़ जो है पोएम से रिलेटेड सेटिस्फैक्ट्री कैरेक्टर उसको सेटिस्फैक्टरीली बयान भी कर दे पोएम को, तब भी हमें एक ढूंढनी पड़ेगी डेफिनेशन ऑफ पोइट्री इटसेल्फ, कि पोइट्री असल में क्या है। पोइट्री को क्यों आप पोइट्री कहते हैं, किसी चीज़ को आप पोइट्री क्यों कहते हैं, फिर उसके क्या राइम स्कीम और जो है वो राइम और रिदम की वजह से कहते हैं या मीटर की वजह से उसे कहते हैं, तो वो आपको मैं बता चुका हूँ। एज फार एज रिमेंबर, इसका नाम एम्पीडोक्लीस था जिसने फिजिक्स की बुक को जो है वो राइम स्कीम में लिखा था, तो क्या विल इट बिकम पोइट्री दैन? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एस्पेक्ट है जिसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो ये आप जाकर एरिस्टोटल के लेक्चर सुनेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी बात। तो पोइट्री की डेफिनेशन को कहते हैं होनी चाहिए द राइटिंग्स ऑफ प्लेटो, और मुख्तलिफ जो उनके बात कर रहा है कि बिशप टायलर, तो दूसरे लोगों की बात कर रहा है कि उनकी फॉर एग्जांपल जो राइटिंग्स थी, तो उसमें जो है फिनिश एडमिरबल प्रूव्स दैट पोइट्री ऑफ द हाईएस्ट काइंड मे एग्जिस्ट विदाउट मीटर। वो कहता है कि उनकी राइटिंग्स ने ये बात प्रूव की थी कि पोइट्री ऑफ द हाईएस्ट काइंड जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है विदाउट मीटर और विदाउट कोई राइम कुछ भी, and even without the contradistinguishing objects of a poem। और वो कहता है कि जो डिस्टिंग्विशिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जो मकसद है पोएम के, उनके बगैर भी जो है वो ऑब्जेक्ट्स जो मकसद है उसका, और उसके बगैर भी पोइट्री एग्जिस्ट कर सकती है, जो कि पोइट्री को पोइट्री चीज़ें बनाती हैं आपकी नज़र में, तो उनके बगैर भी पोइट्री एग्जिस्ट कर सकती है। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इसाया जो है ये बाइबल का चैप्टर है। Indeed, a very large portion of the whole book is poetry in the most emphatic sense, emphatic clear sense में वो कहता है इसाया जो है, इसका पहला चैप्टर जो है इसाया का, दैट इज वो कहता है कि इसमें जो पहला चैप्टर जो है इसाया का, दैट इज पोइट्री। वो कहता है पोइट्री की फॉर्म में लिखा गया है बहुत क्लियर सेंस में। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम भूलना नहीं चाहिए हमें, कि इट हैज़ बिन translated from the original language, which might have been Hebrew and the other languages, the combination of other languages as well। कि Hebrew language जो थी मेन लैंग्वेज थी, जिसमें अरबी जो है लैंग्वेज तो बाद में जो है आती है, तो Hebrew अब्रानी ज़बान, या फिर जो सेमाइट थे, जो सेमाइट सामी, जो हज़रत साम जो थे उनके, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे थे साम, तो उनकी औलाद से जो नस्ल चली थी सेमाइट्स, तो ये सारे जो पैगंबर थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो सामी नस्ल से थे। तो वो सेमेटिक रेसेस की जो लैंग्वेज थी, तो उन लैंग्वेजेस में लिखी जाती रही है बाइबल। तो मुख्तलिफ पैगंबर आते रहे हैं, कई सौ साल तक मुहीत हैं, तो लैंग्वेजेस चेंज होती रही होंगी मोस्ट प्रॉब्ली, बट इट वाज ट्रांसलेटेड फर्स्ट इन ग्रीक लैंग्वेज एंड देन इन लैटिन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये थर्ड या फोर्थ टाइम जो है ट्रांसलेशन को, हाउ कैन यू क्लेम कि इट इज़ बिन रिटन इन पोएट्री, बिकॉज द ओरिजिनल लैंग्वेज हैज बीन लॉस्ट, वो लैंग्वेज मौजूद ही नहीं है, तो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि वो पोएट्री है? तो ये इसका क्लेम जो है, अगेन इसको भी आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, इस पॉइंट को भी। Yet it would not be, it would be not less irrational than strange to assert that pleasure and not truth was the immediate object of the prophet। वो कहते हैं अब चाहे वो पोएट्री की फॉर्म में लिखी गई है, चाहे उसका पहला चैप्टर जो है उसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है जो भी है उसका सारा पोएट्री है, मच ऑफ इट इज पोएट्री, मगर वो कहता है कि अब आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि इसका मकसद जो था प्लेजर देना था और ट्रूथ सच्चाई नहीं था उस प्रॉफिट का मकसद जिसने वो पोएम लिखी या जिसने वो चैप्टर लिखा या बाइबल का वो पार्ट लिखा इसाया।
In short, whatever specific import we attach to the word poetry, there will be found involved in it as a necessary consequence that a poem of any length neither can be nor ought to be all poetry. वो कहते हैं आप जो मर्जी कह लें पोइट्री के बारे में, आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी, क्लियरली समझ आ जाएगी कि जो जो भी पोएम होती है किसी भी लंबाई की लेंथ की पोएम होगी, वो कंप्लीट हर पार्ट उसका पोइट्री नहीं होता, उसमें कुछ प्रोजाइक भी होती हैं, पार्ट्स जो हैं प्रोजाइक भी होंगे और कुछ जो है पोइटिक भी होंगे या पोइट्री भी होगी, तो ये सारी की सारी पोइट्री नहीं होती। बहरहाल ये पोइट्री को डिफाइन कर रहा है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम इंशाल्लाह 17th चैप्टर पढ़ेंगे जहाँ पे फैंसी और इमेजिनेशन की बात होगी, और मोस्ट प्रोबेबली आई ट्राई टू मेक इट द लास्ट लेक्चर बिकॉज बहुत लंबा हो गया ये और लोग जो है वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कॉलेज में। तो अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, चाहे आप मेरे स्टूडेंट हैं मुझसे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। आप अगर इस यूनिवर्सिटी में हमारे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं तो यू कैन कम टू माई ऑफिस एंड यू कैन आस्क मी अबाउट दैट इन डिटेल एंड आई ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। और अगर आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, आई ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस आफ्टरवर्ड्स। And I've already told you many times that I've made this channel to raise funds for the poor people. And if you help me to subscribe to this channel, if you ask the people, your relatives, your friends, and whatever class fellows to subscribe to this channel, then I'll be much obliged. And दूसरी चीज़ ये है कि उसमें कि you're all my students who join my channel, तो आप ये नहीं समझे hesitate without any kind of hesitation. You just give me comments in the comment section and ask me whatever you do not understand. So I'll try to answer the question. If it's kind of short question तो मैं वहीं पे जवाब दे दिया करता हूँ, and if it's longer one तो हो सकता है कि मैं फिर next lecture में जो है इंशाल्लाह बता दूँ। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।